Let's go to the next question, that is question number 15 from your notes and illustration 15 from module. Okay, let's see. Very interesting question and at the same time very important also. Now, a company manufactures scooters and sells it at rupees 3000 each. So quickly tell me, what is this 3000? Sir, this 3000 is the selling price. Okay, then an increase of 17% in cost of material means the material cost per unit. Always remember, material is variable cost, so variable cost always increases in per unit, right? So an increase of 17% in cost of material and and 20% of labor cost is anticipated, means material cost is going to increase by 17% and labor cost is going to increase by 20%. Okay, then the increased cost in relation to present sales. Oh my god, which sales? Present sale price means if your material cost is increasing, if your labor cost is increasing, still the selling price is going to remain same, and that is 3000. अब फटाफट मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर कॉस्ट बढ़ेगा, अगर कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो क्या होगा? सर कितना इजी है यार, इसमें तो कॉमन सेंस है ना सर, प्रॉफिट कम हो जाएगा। बराबर है, मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कॉस्ट मटेरियल का बढ़ रहा है, लेबर का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस बोल रहा है सेम, प्रेजेंट सेल प्राइस, तो कॉमन सेंस से प्रॉफिट कम होगा। ओके ठीक है, तो आगे वो लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। present sale price would cause at 25% decrease in the amount of present gross profit per unit. हो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 17% से, लेबर का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 20%, सेलिंग प्राइस इज इक्वल सेम, तो वो बोल रहा है मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा कितने परसेंटेज से? 25% से। ओके चलो, वेरी नाइस, आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट मतलब अभी का बात कर रहे हैं, material cost is 50%, wages is 20% and overhead is 30% ऑफ। ओ माय गॉड, नॉर्मली जो ये परसेंटेज होता है वो सेल्स का होता है, बट यहाँ पे वो किसका है? ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट and compute the new selling price, compute the new selling price to produce the same percentage of profit to what? Cost of sales as before. ठीक है, तो पहले हम लोग सिर्फ इसी का बात कर लेते, वही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं अपन। नाउ इफ आई से क्वेश्चन नंबर क्या था? 15, मटेरियल है
राइट, लेबर है, ओवरहेड्स है, तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट है, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोगों को सामने से पता है कि कितना है वो, हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस है 3000। वेरी गुड। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट दी टोटल कॉस्ट बी एक्स। जो टोटल कॉस्ट है उसको ना हम लोग एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने उसको एक्स अज्यूम कर लिया तो क्या होगा, अगर मैंने टोटल कॉस्ट को एक्स अज्यूम कर लिया तो क्या होगा। अच्छा सर चलो एक्स तो आपने ले लिया, मैं समझ गया, अब ये भी तो बताओ कि एक्स लिया क्यों। बताता हूं, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे उसने बोला है एट प्रेजेंट मटेरियल है 50%, वेजेस है 20% और ओवरहेड है 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट। तो जब ये 50, 20, 30% टोटल कॉस्ट का है तो टोटल कॉस्ट मालूम तो होना चाहिए ना। और हम लोग को टोटल कॉस्ट मालूम ही नहीं, हमको सेल्स मालूम है और हमको तो प्रॉफिट भी नहीं मालूम है, राइट। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, टोटल कॉस्ट को एक्स ले लिया। चलो अब मुझे बताओ मटेरियल कितना परसेंट था, 50%। मटेरियल जो है वो है 50%, लेबर जो है इट इज 20% एंड ओवरहेड जो है इट इज 30%। और ये सब परसेंटेज किसका है, टोटल कॉस्ट। तो x का 50% कम्स टू 0.5x, 0.2x एंड 0.3x। ओके, और जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना आएगा, सर सिंपल है, देखो ना सेलिंग प्राइस 3000 है माइनस टोटल कॉस्ट इज x, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 3000 माइनस x। क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मटेरियल है वो 17% से बढ़ने वाला है, जो लेबर है वो 20% से बढ़ गया, ओवरहेड्स के बारे में कुछ बोला नहीं है तो इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, है ना। तो मेरा कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट आ जाएगा और बोल रहा है कि एट अ प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्रेजेंट में कितना था 3000, तो प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू रिमेन सेम। चल तो अब मेरा मटेरियल जो 0.5 था, अगर मैं उसमें 17% ऐड कर दूं, सो प्लस 17%, तो वो कितना आ रहा है 0.585x, है ना। चलो लेबर 0.2 था, उसमें अगर मैं प्लस कर दूं 0.2 में प्लस करूं 20%, तो वो कितना हो जाएगा बोलो, इट इज 0.24x और ये रहेगा सेम, दैट इज 0.3x। सो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट, 0.585 प्लस 0.24 प्लस 0.3, that gives me 1.125x। तो बताओ मुझे क्या मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ गया, सोच के बताओ। अरे हाँ सर बिल्कुल बढ़ गया, देखो ना पहले कितना था, सिर्फ x था, अब कितना हो गया 1.125x है, मतलब कॉमन सेंस से कि मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ गया। ओके, टोटल कॉस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है
और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्या आएगा, 3000 माइनस 1.125x। तो बताओ फटाफट कॉमन सेंस लगा के, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया रहेगा या कम हो गया रहेगा? सर कॉमन सेंस से कम हुआ रहेगा, बराबर है। तो वही उस क्वेश्चन में दिया है कि ये जो प्रॉफिट है वो 25% से कम हो गया। कितने परसेंटेज से? 25%। ठीक है, तो ये जो 20, ये जो कम हुआ है दैट इज 25%। क्लियर? ओके सर। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे ना एक इक्वेशन बन रहा है। सर कौन सा इक्वेशन? देखो, ये है मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट, है ना। प्रेजेंट प्रॉफिट में से अगर मैंने 25% ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट, मतलब इसी का 25% माइनस कर दिया, तो मेरे को मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, है ना। ये है मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट, ये है मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट अभी का। उसमें से मैं 25% कम कर दूंगा तो मेरे को ये वाला प्रॉफिट मिलेगा। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और सिंपल है यार, अगर कॉस्ट कम होगा तो कॉमन सेंस है ना, प्रॉफिट अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज सेम, राइट। चलो, तो अभी इसको, इसी को जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज माय प्रेजेंट प्रॉफिट? सर प्रेजेंट प्रॉफिट है 3000 माइनस एक्स, बराबर है, माइनस 3000 माइनस एक्स का 25%। मेरे प्रेजेंट प्रॉफिट में से मैंने 25% उसी का क्या कर दिया, माइनस। तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 3000 माइनस 1.125x। ये मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट है, उसमें से 25% कम कर दिया, तो ये मेरा जब कॉस्ट बढ़ा तभी का प्रॉफिट है। ओके, चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट। कैसे आएगा? दिस विल बी 3000 माइनस एक्स माइनस 3000 का 25%, 3000 का 25% कितना आ रहा है? 750, बराबर है। अब ध्यान दो जरा यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सर माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। वेरी गुड। तो प्लस x का मतलब 1, 1 का 25% बोले तो 0.25 x, 0.25 x, ओके, इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1.125 x। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ये जो 3000 है ना, ये इसमें x नहीं है, 750 में भी x नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, उठा के यहां लेके जाएंगे। और इसमें x है तो भैया तुम यहां पे आ जाओ, है ना। तो अगर ये हम लोगों ने ट्रांसफर किया तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जरा देख लेते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। पहले ये जो -125 है वो यहां पे आके क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो इट विल बिकम 1.125x, बराबर, माइनस ये माइनस x प्लस ये प्लस 0.25x इज इक्वल्स टू पहले तो ये वाला 3000, फिर ये 3000 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -3000, एंड ये 750 यहाँ पे माइनस है, वहां जाके हो जाएगा +750। ओके, तो चलो फटाफट ये सॉल्व करके मेरे को बताओ। 1.125 माइनस 1 प्लस 0.25, इट विल बिकम
0.375 x इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 750। लो x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 0.375, so that is equal to, therefore x is equals to 750 divided by 0.375, and the answer is rupees. Here the answer will be 2000। ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू आ गया 2000। तो फटाफट मुझे ये बताओ, x का वैल्यू अगर 2000 है तो x था क्या? सर अगर मैं ऊपर देखूं तो व्हाट वाज x? लेट द टोटल कॉस्ट, लेट द टोटल कॉस्ट बी व्हाट? x। बराबर है ना, हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को x लिया था, यस और नो? लेट द टोटल कॉस्ट बी x। ओके, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आ गया है? x। अब मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंट कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकता हूँ, और वो क्या आएगा मैं देखो यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो, अगर मैं टोटल कॉस्ट बोलूँ 2000, टोटल कॉस्ट मैंने बोला 2000, प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस का अगर मैं बात करूं तो इट इज 3000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1000, राइट? ओके, अब 2000 का 50% है मटेरियल, तो 2000 का 50% बोले तो 1000। फिर 20% है लेबर, तो 2 2 4 400 रुपए का लेबर। 30% ओवरहेड मतलब 600 का क्या आएगा? ओवरहेड्स। क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे उसने पूछा ना, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। एट, तो एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट उन लोगों का ये सब कॉस्ट था। क्लियर? चल, अब हम लोग आ जाते सेकेंड वाले पॉइंट पे। सेकेंड वाले पॉइंट पे वो क्या बोलता है? compute the new selling price to produce the same percentage of profit to cost of sales as before। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस केस में, मुझे इस केस में, इस केस में मुझे क्या करना है? मेरा कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया तो मेरा सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना चाहिए, राइट? बट इसने जो एग्जाम्पल लिया था, जो एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसमें बोला था सेलिंग प्राइस सेम रखो, राइट? तो ये जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, ये था अपना पहले वाला आंसर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड, बी का आंसर। अब ना इस पॉइंट में वो ना तुम लोगों को सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, बोलता है सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए वो बताओ। सेलिंग प्राइस सामने से पूछ रहा है, ठीक है? तो अब कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। बताओ मुझे मेरा मटेरियल का कॉस्ट बताओ, 1000 रुपए, राइट? मेरा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो कितना है? 1000 रुपीज। तो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? सर 17%। तो करो 1000 प्लस 17%, तो कितना आ रहा है? 1170। कितना आ रहा है? 1170, राइट? इफ यू वांट डायरेक्टली व्हाट वी कैन डू, x का वैल्यू 2000 था, x का वैल्यू कितना था? सो 2000 इंटू 0.585, तो भी आंसर वही आना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, लेबर है 400, वो 20% से बढ़ रहा है, मतलब 400 का 20% गिव्स यू 80, तो ये हो जाएगा 480। बराबर है? ओके।
600 के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. So what will be my new cost? 1170 plus 480 plus 600. तो जो मेरा TC टोटल कॉस्ट है, इट इज 2250. ओके, बोलो अब मुझे क्या चार्ज करना है? अब मुझे चार्ज करना है प्रॉफिट. उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है? सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो लास्ट टाइम जो परसेंटेज था, मुझे अभी भी वही परसेंटेज चाहिए. ओके, तो जरा देख लेते लास्ट टाइम क्या परसेंटेज था. सर लास्ट टाइम देखो, ये अपना टोटल कॉस्ट है और ये अपना प्रॉफिट है. अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट जो है वो टोटल कॉस्ट का 50% है. ओके, तो प्रॉफिट 1000 है, टोटल कॉस्ट 2000 है. मतलब जो लास्ट टाइम जो मेरा प्रॉफिट था वो टोटल कॉस्ट का 50% था. तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे? 50%. तो बोलो 2250 इंटू 50% गिव्स यू हाउ मच? 1125. तो अगर मुझे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाना है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो इन दैट केस व्हाट शुड बी माय सेलिंग प्राइस? तो मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 2250 प्लस 1125, दैट इज 3375. तो अगर मेरे को सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए ऑन कॉस्ट, तो मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 3375. ठीक है, चलो लेट्स सी उन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है. थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं उन लोगों का भी. उन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो उन लोगों ने कुछ तो इसको एक्स एंड वाई लिया है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को. तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स करके लिया है, और यहाँ पे ये सब तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है जैसे हमने किया है. ठीक है, फिर उसने यहाँ पे कुछ तो इक्वेशन बनाया है, उसको यहाँ पे x मतलब कॉस्ट मिला है 2000, y का मतलब प्रॉफिट मिला है 1000, जो अपना भी सेम ही आया है. राइट, तो उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट एट प्रेजेंट बनाया है. 1400 600 टोटल 2000, 1000 का प्रॉफिट, तो टोटल सेलिंग प्राइस 3000. और प्रॉफिट देखो यहाँ लिखा है 50% ऑफ कॉस्ट, इसका 50%. ओके, एंड देन उसने क्या किया है? कैलकुलेट किया कंप्यूटेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंट था? 50%. तो वही सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे भी चाहिए. तो देखो मटेरियल 17% से बढ़ गया, लेबर 20% से बढ़ गया, ओवरहेड बढ़ा ही नहीं है. तो दिस इज 1170, 480, 600, 2250, उसका 50% प्रॉफिट. सो दिस इज माय न्यू सेलिंग प्राइस टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. Let's go to the next question, and that next question is question number 14. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी सम है. लेट्स सी कैसे करते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंपनी इज एज फॉलोज. सेल्स बोला है 80,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15, दैट इज 12 lakhs. कॉस्ट दिया है, उसके अंदर मटेरियल है 2,40,000, लेबर 3,20,000, ओवरहेड्स 1,60,000. टोटल कॉस्ट हो गया है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. राइट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये जो 7,20,000 है, इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. देन ये क्या है? 3,20,000 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दोनों को प्लस करके ये आ गया है मेरा टोटल कॉस्ट. सेल्स में से हम लोग ने कॉस्ट माइनस कर दिया, तो ये आ गया है अपना प्रॉफिट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्या लिखा है? The capacity of the plant is 1 lakh units.
क्या दिया है फटाफट बताओ? कैपेसिटी, मतलब वो 1 लाख यूनिट्स बना सकता है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो प्रेजेंटली वो कितना बना रहा है? 80,000। तो कितना वो बना सकता है? सर 20,000। तो एज ऑफ नाउ 20,000 यूनिट्स इज हिज आइडियल कैपेसिटी। क्या है वो? आइडियल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब 20,000 वो बना सकता है बट नहीं बना रहा है क्योंकि मार्केट में उतना डिमांड नहीं है। ठीक है, देन अ कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिजायरियस of buying 20,000 units at a net price of ₹10 per unit। हे भगवान, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो ₹15। ठीक है, 20,000 मेरे पास आइडियल कैपेसिटी है। 20,000 यूनिट्स एक कस्टमर है यूएसए में, उसको चाहिए, लेकिन उसको कितने में चाहिए? उसको चाहिए ₹10। तो मैं उसको ₹10 में बेच सकता हूँ अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो। अच्छा मुझे बताओ, प्रेजेंटली मैं कितना यूनिट्स बना रहा हूँ? 80,000। उस पे कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है और कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट लग रहा है, राइट? तो इस 20,000 यूनिट्स को अगर मैं और बनाता हूँ तो क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट और लगेगा? हाँ हाँ सर, बिल्कुल लगेगा। क्या मुझे एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा? नहीं सर, एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगने वाला नहीं है। क्लियर? तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। तो अपने को बताना है और जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल यू एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज अ लोकल। ठीक है, तो और एक दो सजेशन उसने ले लिया है, पूछा है हम लोगों को। चलो लेट्स सी सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, ध्यान। पहले क्या करते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो देख लेते हैं। सेल्स कितना था? 12 lakhs। देखो ऊपर कितना था? सेल्स है ना 12 lakhs, राइट? श्योर। फिर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल है 2,40,000, लेबर है 3,20,000 और वेरिएबल ओवरहेड है 1,60,000। देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना सब सेम टू सेम। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट था 720, कंट्रीब्यूशन है कितना? 4,80,000, फिक्स कॉस्ट है 3,20,000। तो मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट जो है दैट इज 1,60,000। यहाँ है ना 1,60,000। ठीक है, चलो अब वो क्या बोल रहा है देखो जरा। अगर ऑर्डर 20,000 का हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने 20,000 यूनिट्स का अगर ऑफर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो। देखो ये जो है ये कैसे कैलकुलेट किया? सर वो आ गया है 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस 10 से, इंटू सेलिंग प्राइस 10। ओके, चलो अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, समझने का कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर वेरिएबल कॉस्ट देखो ना, वो कैसे ऐसे सब कैलकुलेट करके मेरे को बताएंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, वेरिएबल कॉस्ट आप क्या सेम रहता है फटाफट बताओ? पर यूनिट, राइट? तो फटाफट सबका पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे कितना यूनिट्स है? 80,000 है ना? चलो 80,000, सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, व्हाट इज द पर यूनिट? सर मटेरियल का पर यूनिट है ₹3। ओके, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 पर यूनिट बताओ। सर लेबर का ओवरहेड पर यूनिट है 4 और इसका पर यूनिट आएगा 2। तो देखो 20,000 यूनिट्स इंटू 3 comes to 60, 20,000 into 4 comes to 80, 20,000 into 2 comes to 40। इनका अगर मैं टोटल कर दूं इट कम्स टू 1,80,000। तो 2 लाख minus 1,80,000 gives you 20।
फिक्स्ड कॉस्ट तो लगने वाला है नहीं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा 20। क्लियर? तो अगर कंपनी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो कंपनी प्रेजेंटली 1,60,000 कमा रहा था, 20 और कमाएगा, तो टोटल व्हाट विल बी द प्रॉफिट 1,80,000। तो बताओ फटाफट, तुम लोग अपना दिमाग लगा के बताओ, कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। चलो लेट्स सी उन लोगों ने क्या दिया। As the profit is increased by rupees 20,000 by accepting the order, it is advised to accept the same। बात ही खत्म हो गई। जब तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 से बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस है कि तुम लोगों को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड, उसने क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज और पूछा था। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में? देखो, विल योर एडवाइस be different if the customer is local one? If the customer is local one, तो बोल रहे क्या तुम लोगों का एडवाइस चेंज होगा अगर वो कस्टमर लोकल रहेगा तो? चल लेट्स सी क्या लिखा है। ये जो है दिस इज फॉर ए एंड यहां से दिस इज फॉर बी पॉइंट, ठीक है। इफ the order is from local one, it should not be accepted because it will adversely affect the present market। अभी तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम लोग मार्केट में बेचते हो 80,000 यूनिट्स, तुम बेचोगे 15 रुपए में एट द रेट 50, और इसको हम लोग 10 रुपीज में बेचेंगे, तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? तो हम लोग खुद के ही मार्केट को खराब कर रहे हैं, राइट? तो अगर वो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट जहां पे हम लोग ऑलरेडी 15 में बेच रहे हैं, तो वहां पे 10 रुपए में हम लोगों को नहीं बेचना चाहिए, ऐसे वहां पे लिखा है। क्या लिखा है एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, जरा ध्यान दो। इफ द ऑर्डर इज फ्रॉम लोकल वन, it should not be accepted because it will adversely affect the present market। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज illustration 3, बोले तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। A factory is currently working at 40% capacity and produces 10,000 units। ओके, चलो जरा फटाफट जरा कैलकुलेशन कर लेते। तो 40% पे काम करके वो बना कितना रहे? 10,000 यूनिट्स, राइट? तो फटाफट मुझे बताओ 100% पे वो कितना बनाएगा? 100% पे अगर वो काम करता है तो वो कितना यूनिट्स बनाएगा? बोलो फटाफट। 100% पे व्हाट विल बी द यूनिट्स? सर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो करके बताओ। 100 into 10,000 divided by 40, so that comes to 25,000 यूनिट्स। अच्छा, उसने और यहाँ पे दो कैपेसिटी दी है, एक 50% और एक 90। तो चलो वो भी कैलकुलेट कर ही देते हैं। 50% पे सर 50% पे 12,500 यूनिट्स आएगा, और 90% पे कितना आएगा? सर 90% पे 22,500 यूनिट्स, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन से करके हम लोगों ने साइड में रख दिया। ओके, चलो ना उसने क्या दिया देखो जरा। At 50% the selling price falls by 3%। अच्छा, प्रेजेंटली कंपनी काम कर रहा है 40% पे, मतलब वो 10,000 यूनिट्स बना के बेच रहा है। अगर उसको 50% पे काम करना है, अगर उसको 12,500 यूनिट्स मार्केट में बेचना है,
प्रेजेंटली 10,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, अगर उसको 2,500 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचना है, तो ज्यादा यूनिट्स बेचना है तो कॉमन सेंस से कुछ ना कुछ तो सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा। तो वही वो बता रहा है, at 50% capacity of the selling at 50% the selling price falls by 3%। मतलब अगर तुमको ज्यादा यूनिट्स बेचना है तो तुम्हारा प्राइस थोड़ा तो कम करना पड़ेगा। सिमिलरली at 90% capacity the selling price falls by 5%। तो अगर मैं 90% का बात करूं तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम होगा by similar fall in prices of raw material। मतलब अगर वो 90% पे जा रहा है तो मेरा तो ये तो खर्चा कम होगा ही होगा, सेलिंग प्राइस तो अपन कम करेंगे। एट द सेम टाइम जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो ज्यादा परचेज करने की वजह से हम लोगों को भी तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो जो अपना मटेरियल का प्राइजेस है वो भी फॉल होगा कितने परसेंटेज से, 5%। ठीक है, श्योर। तो आगे चलते हैं। द कॉस्ट एट प्रेजेंट पर यूनिट इज, मटेरियल का कितना है 10, लेबर 3, ओवरहेड्स में 5 रुपए जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल है। फिक्स्ड है 60% और वेरिएबल है 40%। तो 5 का 60% बोले तो 3 एंड वेरिएबल इज 2। लेकिन हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया कि जब भी फिक्स्ड आएगा तो हम फिक्स्ड को कभी भी पर यूनिट पे नहीं लिखेंगे। तो फटाफट बताओ प्रेजेंटली हम लोग कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं, 40% पे कितना यूनिट्स बना रहे हो, 10,000। तो इसी 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से एंड योर फिक्स्ड का अमाउंट विल बी 30,000। तो हमारे दिमाग में अगर फिक्स कॉस्ट आता है तो फिक्स कॉस्ट विल बी ₹30,000। क्लियर? चलो, सेलिंग प्राइस बोला है 20 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना बोला है 20 रुपीज। अगर हम लोग 50% पे काम करते हो तो सेलिंग प्राइस 3% से कम होगा। चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, 20 माइनस 3%, बोलो कितना आ रहा है, 20 माइनस 3% कम्स टू 19.4। देखो ये अपना 40% है, ये 50% है, ये 90%, राइट। 40% पे उसने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस जो है वो 20 से कम होके कितना हो जाएगा 19.4, 3% से कम होगा, है ना। और अगर वो 90% पे काम करे 90, तो उसने बोला था सेलिंग प्राइस जो 5% से कम होगा, कितने परसेंटेज से, 5%, राइट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 20 माइनस 5%, सो दैट गिव्स मी 90। और तो और 90% पे उसने क्या बोला था, अकम्पनीड बाय सिमिलर फॉल इन रेट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है, जो 10 रुपए दिख रहे हैं तुमको, वो यहाँ पे देखो 5% से कम हो गया। जरा कैलकुलेट करके बताओ तो 10 माइनस 5% कितना आ रहा है 9.5। समझा। बाकी देखो लेबर 3, ओवरहेड्स 2 और फिक्स्ड कॉस्ट देखो 30,000 और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो दैट इज 30,000। क्लियर? चलो, यहाँ पे कितने यूनिट्स थे 40% में, सर 10,000 यूनिट्स। 50% पे 12,500 और 90% पे 22,500। क्लियर? तो देखो 10,000 इंटू 20, 10, 3 ये सब करेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज माय प्रॉफिट 20,000। यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट इज 25 एंड हियर इट इज 71,250। ओके। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है, सर क्वेश्चन में तो और कुछ पूछा ही नहीं है, राइट। खाली हम लोगों को टेबल बनाना था, दैट्स ऑल। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, एक एडिशनल
ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, बट इन लोगों ने कैलकुलेट करके दे दिया है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो इसके लिए तुम लोगों को पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर तुम लोग ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। सर आप देखो जरा ध्यान से, इन लोगों ने ना कोई फॉर्मूला अलग से लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट का। चलो मैं ना तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। मुझे एक बात बताओ, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला था, क्या था बताओ? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। याद है मैंने बोला था अगर इनटू 100 नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हाँ सर याद तो है। तो बताओ फिर कैसे आएगा, मेरे को बताओ। ये आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो इसी को कैसे लिख पाएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट इनटू, अगर मैंने डिवाइड को इनटू किया तो क्या आएगा? सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। और यही फॉर्मूला वहां पे भी दिया है, ये बात। और याद रखना, अगर तुम लोगों को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। उसने थोड़ी ना क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज पीवी रेशियो, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन ये कब काम आएगा? जब पीवी रेशियो ना डेसिमल में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पीवी रेशियो है फॉर एग्जांपल 23.87654321 समथिंग लाइक दैट। तो इन दैट केस अगर पीवी रेशियो डेसिमल में रहेगा तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम ब्रेक इवन पॉइंट इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, ये तुम लोगों को परफेक्ट आंसर देगा। अगर तुम पीवी रेशियो डेसिमल वाला लेते हो तो तुम उसको राउंड ऑफ करोगे तो चांसेस है कि थोड़ा सा तुम लोगों का अमाउंट में डिफरेंस आएगा। एग्जाम में वो भी राइट है, कोई रॉन्ग होने वाला नहीं है, बट आई विल प्रेफर कि तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इट इज बेटर, अगर पीवी रेशियो डेसिमल में आ रहा है तो। ओके, तो फटाफट मेरे को जरा फॉर्मूला बोल के बता दो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन व्हाट? कंट्रीब्यूशन। कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है, फॉर्मूला इज सेम, सिर्फ पीवी रेशियो को यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा है। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर है ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। एक होता है पीवी रेशियो, एक होता है पीवी रेशियो, फॉर्मूला तो सब लोगों को पता है। और ना दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ सर ये तो अपन इतने सारे सम सॉल्व किए, वो तो सब में था, ब्रेक इवन पॉइंट भी था, पीवी रेशियो भी था, तो उसमें नया क्या है? देखो ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। अगर मैंने तुम लोग को ऐसे बोला, दो कंपनी है, अलग एग्जांपल लेते हैं अपन, दो कंपनी है एक्स एंड वाई, ठीक है, ये पीवी रेशियो दे रहा है 20% और ये दे रहा है 30%। चलो बताओ कौन बेटर है? सर कितना बकवास सवाल पूछ रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस सब लोग को है, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा रहेगा वही बेटर रहेगा, है ना, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है वही बेटर रहेगा। ओके चलो ये भी मैंने मान लिया तुम लोगों को। दूसरा समझ लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैंने तुम लोगों को बोला, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, किसमें? यूनिट्स। और ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एग्जांपल एक्स का है 1000 यूनिट, कितना है? 1000 यूनिट, और वाई का है 4000 यूनिट्स।
ठीक है, एक्स का कितना है 1000 यूनिट्स और वाई का कितना है 4000 यूनिट्स। अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट किसका अच्छा है। सर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर है। ब्रेक इवन पॉइंट जो जितना जल्दी अचीव कर सके उसका प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब मान लो ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ 1000 यूनिट है, तो जैसे 1000 यूनिट खत्म हुआ 1000 के बाद डायरेक्टली प्रॉफिट कमाना शुरू। वाई का देखो 4000 यूनिट है, तो जब तक वो 1000 2000 3000 4000 यूनिट जब तक बेचता नहीं है तब तक वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ही नहीं आएगा। और वो प्रॉफिट कमाना कब शुरू करेगा 4000 यूनिट के बाद। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूं इन दोनों में से कौन बेटर है। सर अब तो हो गया है कंफ्यूजन, क्योंकि पीवी रेशो के हिसाब से y अच्छा है और ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से x अच्छा है। तो अब करे तो करे क्या, देखो और समझो जरा बात। मार्केट में ना हर एक प्रोडक्ट का ना अलग अलग टाइप से डिमांड होता है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट लिखा हुआ है जहां पे लिखा है हैवी डिमांड। हैवी डिमांड का मतलब क्या होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग खरीद रहे। तो मुझे एक बात बताओ, जिस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है क्या तुमको उसको मार्केट में बेचने में कोई प्रॉब्लम होगा। सर बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट में डिमांड इतना ज्यादा है तो बेचने का क्या प्रॉब्लम। तो इन दैट केस हम ना ब्रेक इवन पॉइंट पे फोकस करेंगे ही नहीं। हम देखेंगे ही नहीं कि ब्रेक इवन पॉइंट 1000 यूनिट है कि 4000, क्योंकि वो तो मार्केट में बिकना है तो कॉमन सेंस वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट तो अचीव कर ही लेंगे हम लोग। तो इन दैट केस अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है तो जिसका पीवी रेशो अच्छा है वो कंपनी वो प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है। तो इन दिस केस अगर हैवी डिमांड है तो मैं ये बोलूंगा प्रोडक्ट Y इज बेटर देन प्रोडक्ट X। समझा। दूसरा, सर लो डिमांड है तो मेरे को एक बात बताओ, चलो मान लो ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट है 10 रुपए का, मैं बेचूंगा 15 रुपए में, कितना प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। चलो मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 पेन है, 1,00,000 पेन, ठीक है। उसमें से मैं ये बोलता हूं कि मैं ये एक पेन बेच रहा हूं, एक पेन 10 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 में बेच रहा हूं। एक पेन 10 रुपए का मैं कितने में बेच रहा हूं 10,000 रुपए में। प्रॉफिट कितना है 9,990। लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही पेन बिकेगा, बाकी के 9 टोटल 1,00,000 में से एक ही पेन बिकेगा। तो 99,999 पेन का मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मतलब एक ही पेन का डिमांड है, लो डिमांड। तो मुझे बताओ तुम लोगों को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तुम लोगों ने एक पेन बेचा 10 रुपए का 10,000 में, लेकिन ऑलरेडी तुम्हारे पास 1,00,000 पेन है। 1,00,000 पेन 10 रुपए का एक बोला तो टोटल 10 लाख रुपए का पेन तुम्हारे पास पड़ा और तुम 10,000 रुपए लेके खुश हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। तो इन दैट केस लो डिमांड अगर है, लो डिमांड मतलब मार्केट में लोग उस प्रोडक्ट को अगर खरीद नहीं रहे हैं तो उसका पीवी रेशो तो किसी काम का ही नहीं है। क्यों, कितना प्रॉफिट दे रहा है भैया। फटाफट मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी अचीव हो सके वो प्रोडक्ट मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत कम है। समझा। तो क्या है, अगर मैं प्रोडक्ट एक्स को बेचने जाऊंगा तो फटाफट मैं कोशिश करूंगा कि लो डिमांड में 1000 यूनिट बिक जाए, मेरा काम खत्म, प्रॉफिट चालू। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट वाई का बात करूं तो जब तक 4000 प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मेरा प्रॉफिट चालू होगा नहीं। तो इसीलिए अगर डिमांड लो है तो हम ज्यादा फोकस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे कि जिसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है वो बेटर है। इन दैट केस अपने लिए प्रोडक्ट एक्स विल बी बेटर देन प्रोडक्ट वाई। कुछ समझा ये एग्जांपल, यस और नो। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं इस सम पे। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि लो डिमांड होता है तो क्या देखना चाहिए, हाई डिमांड होता है तो क्या देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, मैंने वो भी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। टू बिजनेसेस AB लिमिटेड एंड CD लिमिटेड sells the same type of the product in the same market.
their budgeted profit and loss for the year ending 30th June 2016 are as follows। ठीक है, तुम लोगों को क्या क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया है। तो देखो सब कुछ सामने से दिया है, तो हम लोगों को ये कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके, चलो लेट्स सी क्या क्या यहाँ पे दिया होगा, देख लेते, समझ लेते जरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सर दोनों का सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो देखो अपने को ना दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल गया। बताओ कितना, 30,000 एंड व्हाट 50,000। तो मैंने पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो मेरे को आ गया 20% और 33.33%। अगर मैं पीवी रेशियो का बात करूं तो दोनों में से बेटर कौन है? सर दोनों में से बेटर तो ये है, मतलब सी डी इज बेटर देन ए बी, अगर मैं पीवी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो। ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट, तो मुझे क्या मिल गया है, मेरा प्रॉफिट, राइट। चलो अब मैंने क्या कैलकुलेट किया, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट किया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ब्रेक इवन सेल्स? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है 15,000, फिक्स कॉस्ट है 15,000 डिवाइड बाय 20% गिव्स मी 75,000 और 35,000 डिवाइडेड बाय 33.33 गिव्स मी 1,05,000। तो जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है वो इसका 75,000 है और इसका 1,05,000। तो फटाफट बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से कौन अच्छा है? सर ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से तो एबी लिमिटेड मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका सेल 75,000 टच करेगा उसका ब्रेक इवन पॉइंट विल बी अचीव्ड और उसका प्रॉफिट उसके बाद चालू। लेकिन अगर मैं सीडी का बात करूं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है 1,05,000, तो जब तक उसका सेल्स 1,05,000 टच नहीं कर देता तब तक उसका प्रॉफिट चालू होने वाला नहीं है, राइट। तो कमेंट रीड कर लेते, क्या लिखा है। फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट वाज फाउंड दैट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सीडी लिमिटेड इज मोर प्रॉफिटेबल। देखो यहाँ पे ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना, राइट। तो इसका पीवी रेशियो ज्यादा है, इज मोर प्रॉफिटेबल इन कंडीशन ऑफ हेवी डिमांड बिकॉज इट्स पीवी रेशियो इज हायर। तो मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर डिमांड ज्यादा है तो सीडी इज मोर प्रॉफिटेबल क्योंकि उसका पीवी रेशियो ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड in the condition of low demand, in the condition of low demand, the product produced by AB Limited is more profitable because its BP is low, right? तो अगर डिमांड कम है तो AB लिमिटेड जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है। जितना ब्रेक इवन पॉइंट कम रहेगा उतना जल्दी अचीव होगा और प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा होगा कंपैरेटिव। अंडरस्टूड? श्योर? श्योर। इसी के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ ग्रुप 1 इज ओवर। जो भी सम्स रिमेनिंग है ट्राई इट ऑन योर ओन। कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और तुम लोगों को मेरा नंबर तो मालूम है, ठीक है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं की फैक्टर, जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। डिसीजन मेकिंग में जो तुम लोगों को ग्रुप 2 में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है। सो आई विल सजेस्ट टू ऑल ग्रुप 1 स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट जब ग्रुप 2 का वीडियो आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का तो उसका पहला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं की फैक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम लोगों को हेल्प होगा, ठीक है। थैंक यू।